अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आप लोग सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम को कुछ अलग अंदाज में देख रहे हैं। आप हमेशा बड़ी शख्सियतों को हमारी स्टूडियो में मेरे साथ देखते थे। ये भी रूबरू प्रोग्राम का एक आउटडोर स्टेप है, यानी कि हम लोग अपनी स्टूडियो से बाहर ले रहे हैं। दरअसल मौका की नज़ाकत देखते हुए हम लोग यहाँ पे इस वक्त जुबैदा कॉलेज शिकारीपुर के कैंपस में है। उसका एक मेहमान खाना है, वहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियात हैं जो बिलखुसूस उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखती हैं। तो सोचा कि रूबरू प्रोग्राम को इस अंदाज में भी आपसे पेश करूं। और मेरे साथ आप लोग एक दो शख्सियात को देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो है बाएं जानिब जो बैठे हुए हैं पहली शख्सियत इसको मुझे आपसे जो है कोई तारुफ कराना होगा। इसके बावजूद ज़रूरी है कि मैं नाम पेश करूँ। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब, हाफिज़ अमजद कर्नाटकी साहब, और इनकी तसानीफ़ करीब 70 के करीब पहुँच रही हैं। कुछ पब्लिश हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारी तैयारियाँ इसके आगे भी चल रही हैं। और इनके कामों के सिलसिले में ही उर्दू अतफ़ाल के सिलसिले में जो काम हज़रत ने किया है, बिलखुसूस कहते हैं कि बच्चों के अदब को लेकर के काम बहुत कम हुआ है। और इस फील्ड में जो निकलता है वो बड़े संजीदा भी होता है। और बच्चों की बचपन को और उनके लड़कपन के बीच में जो अरसा होता है उसको समझ करके शायरी करनी पड़ती है, ताकि वो बच्चे जो शायरी न समझे उनको शायर पेश करके फ़ायदा नहीं है। और लड़कपन में होता है कि शेर को समझा जाता है, लिहाजा एक बड़ा नाजुक मरहला होता है। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग इस वक्त हैं। लिहाजा मैं सिर्फ नाम आप लोगों के सामने पेश करूँगा और उसके बाद ये खुद आप अपना जो है तारुफ पेश करेंगे। हाफिज़ कर्नाटकी साहब के उस जानिब जो बैठे हैं वो ख़तीब रिफ़ातुल्लाह रिफ़ात है। इसको ज़ेर से पढ़ें या ज़बर से पढ़ें मुझे नहीं लगता, लेकिन डिक्शनरी में ज़ेर के साथ है। तो लिहाजा जो है रिफ़ातुल्लाह रिफ़ाती कहूँगा मैं। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन अपने दयार से दूर रहने के बावजूद जो है उर्दू की फ़िक्र करते हैं और बहुत बड़े शायर हैं। तमिलनाडु से इनका ताल्लुक़ है। आप जो है इनसे भी हम लोग इस्तिफ़ादा करेंगे उर्दू अतफ़ाल के सिलसिले में और हमारे हाफिज़ साहब के सिलसिले में जो खिदमत हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उस जानिब मोहतरमा शबीना तला साहब हैं। ये हमारे भटकल अंजुमन में भी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और इनका भी उर्दू अदब से ताल्लुक़ है। वो भी अपनी राय मशवरे हमारे सामने पेश करेंगे और शेयर करेंगे। और उस जानिब उनके क्या कहते हैं रफ़ीक़ हयात, क्या नाम है, मोहम्मद नजीब साहब भी हैं। और ये भी जो है सरकारी इसमें जो है महकमों में खिदमत अंजाम देते हैं और इसी लाइन के आदमी हैं। वो भी अपने राय मशवरे पेश करेंगे। और उधर शायद इनको आप बेहतर मुझसे ज़्यादा जानते हों, डॉक्टर सैयद शाह मदार अकील साहब, ये रिटायर्ड हैं और बहुत सारी इनकी उर्दू के लिए बहुत बड़ी खिदमत हैं। मैं तफसीलात नहीं जानता होता तो और मेरे पास मुख्तसर वक्त है, लिहाजा जो है मैं सिर्फ हल्का सा खाका आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे शाद बागलकोटी साहब जनाब बैठे हुए हैं। और ये कर्नाटक वाले शायद ही ना जानते हो, बड़ी मुश्किल है इनकी जो है शायरी, इनकी ज़िंदगी शायरी के लिए गुजरी हैं। और वो भी उर्दू अदब के लिए अपनी बहुत सारे जो है हयात के बहुत सारे लम्हात ही नहीं बल्कि बहुत सारे साल दिए हैं। और उस जानिब तो आप इनकी आवाज़ ही पहचान है और इनका चेहरा ही पहचान है। और मुझे नहीं लगता कि जो इनके वो अशार मेरे मुस्तफ़ाए जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत में कहे हैं, बल्कि हर बच्चा, बल्कि हर मदरसे का बच्चा, हर स्कूल का बच्चा जानता है। जनाब अज़ीज़ बेलगामी साहब और मेरे उस्तादों में भी शामिल हैं और मेरे उर्दू अदब को लोगों को पलक दुरुस्त करने में इनका सबसे बड़ा हिस्सा है। और उस जानिब हमारे डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी जो बड़े नक़ाद भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वो किताबें जो उर्दू अदब के ताल्लुक़ से तनकीद के लिए और तबसरे के लिए शाये होते हैं, उनमें इनके मज़ामीन होना ज़रूरी है। और जिस किताब के सिलसिले में तनकीद लिखती है तो वो तनकीदी होती है, और जब तबसरा अच्छा कर देते तो वो तबसरा ही होता है, वो बराए नाम तस्करा है, बराए नाम तनकीद नहीं होती। और मैंने भी हज़रत की बहुत सारी जो है किताबों से भी फ़ायदा उठाया है और बहुत सारी उनकी जो है तहरीरों से भी मैंने इस्तिफ़ादा किया है। लिहाजा मैं इन तारुफ़ी कलिमात को यहीं पर ख़त्म करते हुए अतफ़ाल के लिए जो काम हुआ है, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करता हूँ डॉक्टर साहब कि जो है उर्दू बच्चों का अदब का नाम आते ही आपका भी एक नाम इस वक्त गूंजता है। जी। तो ये आपको कहाँ से आपको लगा कि मेरे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहिए, बोलना चाहिए? मैं आप जानते हैं कि मैं मुदरिस रह चुका हूँ। जब पढ़ाता था मैं, निसाब जब देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। एक कभी नज़में देखता, बालू बालू ये टमाटर आओ, पता नहीं क्या ये है, ये क्या मवाद है, क्या निसाब है, क्या
اصل کیا دینا چاہتے ہیں. میں جب استاد تھا تو پڑھاتا, مجھے تکلیف ہوتی تھی. اب میں سوچا کہ کچھ اور اس کے بارے میں خیال رکھوں, کچھ کام آگے بڑھاؤں, تو میں نے تھوڑا سا لکھنا شروع کیا. یہ جراثیم تو میرے پاس تھے ہی, جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں شاد بغل کو صاحب کرناٹکی صاحب, اللہ علی کا رحمت کرے. جب ڈاکٹر صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی جو ہمارے سامنے اس وقت حاضر ہیں, تو میں نے کچھ خاکے 98 سے اسٹارٹ ہوئے تھوڑے تھوڑے, 99 2000 میں معصوم ترانے کے نام سے پہلا آپ نے کہا کہ اب ایک کام کرو کہ میں نے کوشش کی, عادل عادل سے بات کیا, عادل عزیز سے. میں نے کہا بھائی فلاں فلاں اس میں ارے وہ خافی گیفے کی ضرورت نہیں جی. کیا ہو رہا ہے بولا, مطلب ابھی لوگ میں نے کہ نہیں. ایک ہوم ورک اسٹارٹ ہوا, مختصر کہہ رہا ہوں. میں اپنا کام شروع کیا, معصوم ترانے کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے اس کی اصلاح کے آگے جیسے کہ بڑھتا رہا. وہ بالکل غزل فارم تھا. غزل فارم کا مطلب ہے کہ ہر ایک کہتا اچھا ہے یہ, گھر میں سب سے چھوٹا ہے یہ, صبح سویرے اٹھتا ہے یہ, گھر سے مکتب جاتا ہے یہ. اب یہ جو کام دیکھنے چھوٹا ہے کہ پان چباتی دادی اماں, ناس چڑھاتی دادی اماں, کمر جھکائے ڈنڈا پکڑے چلتی رہتی. اب میری نظموں کو سب سے پہلے میرے گھر والوں نے استقبال کیا, اتنا استقبال کیا. میں آپ آگے چل کر کہتے رہتا ہوں. گھر میں میرا جب بچہ موتی جب آ گیا, مجھے بیٹ تو بازو تھا. اب وہ بچہ جو ماں کو تکلیف دیتا تھا, جو آواز جو کبھی کبھی رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے اٹھ کے جو ماں, اس موقع پر میں لوریاں لکھنے کا ارادہ کیا. وہ لوریوں میں وہی چیز ہے جو لوری ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے, ابا آنے والے ہیں ساتھ میں کچھ لانے والے, ایسا یعنی مطلب ایسا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ. یعنی اس طرح کی ریدم لے کر میں نے کچھ کے فیلن 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 فا چند چیزوں کو کوشش کیا. بڑی کوشش کے بعد میں نے فعولن 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 فعول تھوڑا اس میں آیا. یعنی بہت زیادہ نہیں کوشش میں نے چھوٹی بہروں میں لکھنے کی کوشش کی. بات چلتے رہی, معصوم ترانے پورے ہندوستان میں پھیل دی. شکایت کرنے والے نے کی, غلطیاں پڑھنے والے پر, جب بھی جس نے اس پر اشارہ کیا, برکت میں جس جگہ بھی گیا ہر جگہ ہر صنف پہ خالی دیکھا, نظموں میں خالی دیکھا, سب جس میں خالی دیکھ رہا ہوں. ربائی, اے ربائی, بچوں پہ ربائی کون لکھے, یہ کیا کہہ رہے آپ, بچوں پہ ربائی, بچوں پہ ربائی. میں لکھنا ہے, ربائی لکھنا ہے. خدا کا فضل ہے کہ اس وقت آپ پروگرام جشن میں نے ربائی پیش کی, وہ بچوں کی ربائیات تھی کون سی تھی, اخلاقی چیزوں کو. اسی لیے کہا بچوں کے لیے شعر کہا کرتا ہوں, حق اپنے تخیل کا ادا کرتا ہوں. ڈھونڈو نہ میرے فن میں تصنع کوئی, محسوس جو کرتا ہوں لکھا کرتا ہوں. اب میں نے کوشش یہ کی, میں میسج دینا چاہتا تھا کہ اس طریقے سے بچوں کو دوں, تو بچے بھی میرے قریب ہوتے گئے. اور یہ ساری شاعری اب جو اصناف جو سامنے آ رہے ہیں, جتنے اصناف پہ میں نے تباہ آزمائی کی, اس کا پورا جو کریڈٹ ہے بچوں کے لیے جاتا ہے. کبھی بچوں نے کہا جشن پہ لکھو, آزادی پہ لکھو, آزادی کی نظم لکھو, آؤ آؤ تم کو بتائیں پیارے ہندوستان کھیت ہیں. یہ جو بچوں نے لکھایا, میں نہیں لکھا نہیں, تو بچوں نے. صاحب میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں, میں آپ سے اور سنوں گا اسٹوڈیو میں بلا کر کے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تصنیف پہ جو حضرات نے کام کیا ہے میں ان سے بات کروں. جناب طلعت صاحب, آپ کا استقبال ہے سیدھی بات کی روبرو پروگرام میں. میں نے وقت لے لیا ہے حافظ صاحب سے اور اسٹوڈیو کے لیے بالخصوص بلوایا ہے میں نے. میں وہاں پہ جو ہے حضرت کے معافی ضمیر کو سنوں گا بھی اور لوگوں کو سنواؤں گا بھی. تو ناظرین, ایک شخصیت یہاں پہ ایک اور ہے ہمارے پاس, وہ ہے طلعت صاحب, رفعت صاحب, معاف کیجیے گا, پورا نام ہے خطیب رفعت اللہ رفعت صاحب. نیو یارک میں ہے, میں جیسے میں نے کہا. تو آپ اردو اطفال کو لے کر کے آپ کا کیا جو ہے سوچنا ہے, اور حضرت نے اس پر کیا واقعی کام کیا ہے یا کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. جہاں تک اطفال اور شاعری کا مسئلہ ہے, یہ کہاں لوریاں لکھ لیتے ہیں لوگ, شعراء اور ادیب وغیرہ اور ادبا سے, تو یہی میں دیکھتا رہا تھا. تو لیکن میں نے سنا اور کچھ کلام میں نے پڑھا حافظ کرناٹکی صاحب کا کہ اطفال پر لکھ رہے ہیں, اور چلتے ہوتے ہوتے 70 کے قریب ان کے آگے, جس میں نعتی مجموعے کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اطفال پر جا رہے ہیں. میں سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو چل کر دیکھنا چاہیے. تو نیو یارک سے میں نے فون سے کانٹیکٹ کیا, وہ مصروف رہے, وقت نہیں دے رہے تھے یا مصروف تھے وہ. پھر 2-3 مرتبہ میں نے کوشش کے بعد
उन्होंने राब्ते में आए। जब राब्ते में आए तो आधे घंटे तक मुझे नहीं छोड़ा, पसंद फरमा ली और मेरी बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ और भी इतनी किताबें कैसे लिखी जा सकती, क्या ज़रूरत थी इतनी लिखने की, क्या विषय है आपके पास? वैसे तो मदारिस बहुत से हैं, बच्चे बहुत पढ़े, मैंने कई मदारिस में पढ़ी, मैं खुद भी मदारिस से पढ़ा हूँ और कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग बात है। और फिर दुनिया के कई तकरीबन 20-25 देशों में घूम आया हूँ, कंट्री में, और हिस्सा लेता रहता हूँ उर्दू इसके लिए। लेकिन अतफाल पर इतना बड़ा ज़ख़ीरा क्या ज़रूरत थी? मैंने तय कर लिया था और प्रोग्राम बना लिया, और इत्तेफाक़न से यहाँ जलसा भी 2 रोज़ा होने वाला ही था, तो मैंने वक्त तय कर लिया। फिर हाफ़िज़ साहब ने खुद मैं चेन्नई से बेंगलुरु तक फ्लाइट में पहुँच गया। फिर हमारे अजीज़ हमारे अजीज़ बलगामी साहब जो है उनसे मिलकर उनके साथ जो है तो यहाँ पहुँचा। जो ही मैं पहुँचा शाम के वक्त 6 और 7 के दरमियान, तो 2 नशिस्तें यहाँ करवा ली, मदरसे में और बनात के अंदर, सिर्फ बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। देख कर हैरान हुआ। फिर तो और कलाम ये बच्चे पढ़ रहे हैं, नातिया कलाम, तो रसूल पाक की जो मोहब्बत थी इसकी वजह से तो बहुत मुतासिर हुआ। फिर भी अतफाल की बात बाकी रही, देखते हैं कल क्या होता है। तब दूसरे दिन प्रोग्राम शुरू हुए, एक के बाद दीकर, एक के बाद दीकर, एक के बाद दीकर। यूरोप और अमेरिका में भी इस तरह के सिस्टमेटिकल ऑर्गेनाइज्ड कोई प्रोग्राम है नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहा हूँ हाफिज़ साहब तो ऐसे डंडे लेकर खड़े नहीं हैं, वो कहीं रहते हैं, कभी आए कभी चले गए, खुद ब खुद काम चल रहा है, खुद ब खुद काम चल रहा है। और बच्चे इतने फिदा हुए, बच्चों का ये हाल बना रखा है, इतना खुशहाल रखे हुए बच्चों के लिए, उनका निज़ामत, हर बच्चे के चेहरे में खुशी खुशी और हंसते हुए मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं हमसे। देख रहा हूँ मैं, और एक एक प्रोग्राम देखते गया, वो बच्चों की एक एक बच्चे ऐसे हैं कि जिसमें बैजबाजी वगैरह किया उन्होंने कि खुद हाफिज़ साहब कलाम से कराया गया। वो बच्चों की ख्वाहिश थी कि उसी से हमें करेंगे। अच्छा ठीक है कीजिए, आप साहब ने इजाज़त दे दी। तो रुबाई पर, अशार पर फट फट फट, अरे मैं सोच ही रहा था कि आखिरी रुकन, आखिरी लफ्ज़ क्या है, हरफ क्या है, बच्चे शेर शुरू कर देते हैं। परेशान हो गया, इतना मश्क किया रखा बच्चों को। मैं सोचा कि 70 के किताबों का ये जो है 700 भी जाने में कोई ताजुब नहीं है कि चले जा सकता है, तो गाड़ी चलेगी, चली है। और एक अंजुमन यहाँ कायम है यहाँ पर, ये तो मिसालें होगी दुनिया के लिए। और हिंदुस्तान के जितने मदारिस चाहे जो वहाँ बच्चे के लिए या तो साइंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, दीन की तरफ ले जाना चाहते हैं, यहाँ ये जायज़ नहीं और वो जायज़ नहीं, यहाँ सब चीज़ें जायज़ है जो बच्चों के लिए काम आए, जो दुनिया और दीन के लिए काम आए, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ कर रखा है हाफिज़ साहब। शुक्रिया रिफतुल्लाह साहब। मेरे पास मुख्तसर वक्त है इसलिए कि प्रोग्राम में भी हम लोगों को निकलना है। तो मैडम आपने भी जो है हाफिज़ साहब की किताबों का मुताला किया होगा, क्योंकि आप तदरीसी लाइन से जुड़ी हुई हैं और तालिबात वगैरह भी आपके मातहत में बहुत सारी शागिर्दाएँ भी हैं आपकी। तो आप कैसे महसूस करते हैं कि आपकी मौलाना की तसनीफ़ मुख्तसर अगर अल्फाज में आप इसकी तशरीह करें तो? देखिए, मौलाना की तसानीफ़ में हमारे नबी मंजूम सीरत और रुबाइयात का मैंने पूरी तरह मुताला किया है। डॉक्टर आफा खलम सिद्दीकी के तवस्सुल से मुझे उनकी किताबें मिलती रहती हैं, उन पर मैंने काम भी किया है, हमारे नबी और रुबाइयात पर। रुबाइयात में मौलाना ने, मैं समझती हूँ कि बचपन सबका गुजरा है, हमारा आपका सबका बचपन गुजरा है, लेकिन बचपन की इन छोटी छोटी बातों को भी एक जिस तरह से फ़न में पिरोते हैं, ये इनका कमाल है। मैं समझती हूँ ये बच्चों के दरमियान जो बसते हैं, ये उनको सुधारना, उनके अखलाकी पहलू को, समाजी पहलू, हर चीज़ को, हर मौज़ूआत को उन्होंने रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ यहाँ पर देखिए किताबें नहीं हैं, बल्कि ये हम यहाँ पर जब भी किसी प्रोग्राम में आते हैं तो अमली नमूने भी यहाँ पर बच्चों में देखते हैं। अखलाकी पहलू जो भी ये किताबों में है, बच्चों में, हमें यहाँ इनके कैंपस में ये चीज़ हमें नज़र आती है, ये देखकर खुशी होती है। और इस तरह का काम करना ये मामूली बात नहीं है। सही बात है, आपने बहुत सही कहा। इसलिए कि अगर 70 के करीब अगर किसी की तसानीफ़ पहुँच रही है, क्यों बुजुर्ग मैं सही कह रहा हूँ, ये यकीन की बात नहीं होती है, लेकिन हम लोग को यकीन करना होगा, चूँकि किताब भी आपके सामने पेशाती है इस वक्त। तो बहरकैफ शुक्रिया मैडम आपका कि आपने भी कुछ बातें रखी और मुख्तसर अंदाज में तशरीह की। तो आप क्या कहेंगे मोहम्मद नजीब साहब? चूँकि मैं अंग्रेज़ी लिटरेचर से वाकिफ़ हूँ, वहाँ पे अंग्रेज़ी तहज़ीब और अंग्रेज़ी फ़न के हिसाब से बच्चों के लिटरेचर को बढ़ाया जाता है। अभी उसको आउटडेटेड बनाया जाता है, लेकिन हाफिज़ साहब का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि उन्होंने अंग्रेज़ी लिटरेचर
को परे रखकर बच्चों के लिटरेचर को नए ज़माने के तहत बनाया है। तो ये अंग्रेज़ी लिटरेचर को इन्होंने बताया है। इन किताबों को अंग्रेज़ी लिटरेचर में जाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लिखा जाता है वो कहीं से हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, ही हैड ए ग्रेट फॉल बोलते हैं, तो गिरने की और ऐसी चीज़ों की बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को कैसे रहना है, रहन सहन, ऐसी चीज़ों की दर्स दी जाती है। तो इससे बड़ा लिटरेचर मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है। सही बात ये कि जो बच्चों को बचपन से हम लोग तहजीब में जब उसके जबान पे कोई बोला है सबसे पहले तहजीब आए, ये बात तो ये बच्चों में रहने की वजह से हाफिज साहब का अपना तजुर्बा और दीन को और दुनिया को और सबसे बढ़कर वतन को क्या दे सकते हैं बच्चे, ये आज की सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ। सही बात है मोहम्मद नजीब साहब, आपने बहुत सही तशरीह की कि जो है ज़बान और तहजीब ये दोनों जो है बच्चों का लिटरेचर कभी भी पुराना नहीं होता है, हर ज़माने में वो नया बनता जाता है। सही बात। तो इसकी जिंदा जीती जागती मिसाल जनाब ने पेश की है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तशरीह हुई है। तो हमारे सामने की जो है ज़बान को भी और तहजीब को, इन दोनों की हिफाजत जो है हाफिज़ साहब लेकर के चल रहे हैं। आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं हमारे हाफिज़ अमजद कर्नाटक से साहब की, जो है आप शुरू दिन से उनके साथ में हैं, लोक पलक को दुरुस्त करने में हो या इब्तिदा के अय्याम में शाह मदार साहब। तो आप भी मुझे मुख्तसर वक्त में हज़रत के बारे में और उनकी उर्दू अतफ़ाल के सिलसिले में जो खिदमत मौलाना ने उर्दू अदब के सिलसिले में की। जी नहीं, इनके फ़न का मुकम्मल जायज़ा लेना इस तरह के चंद लम्हों के इंटरव्यू के बस की बात नहीं है। शफीउद्दीन नैयर के दौर से लेकर आज तक उर्दू अदब में जितना भी अदब अतफ़ाल हमें देखने को मिलता है वो छोटे छोटे किताबचों के सिवा कुछ नहीं है। वो छोटे छोटे किताबचे, और उसमें जो बयान होता है, कभी परिंदों का बयान हो रहा है, कभी जंगल का बयान हो रहा है, कभी कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये आम है, ये जाम है, ये गिलास है, ये बिस्तर है। उसमें उससे हटकर उनके अदब अतफ़ाल में कोई तरबियती पहलू नहीं मिलता। लेकिन अमजद साहब के पास एक तो असनाफ में भी तनव्वुह है, रुबाइयात हैं, ख़तात हैं, गज़लें हैं, नज़में हैं, नस्र है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, इनके पास पढ़ने के लिए मुख्तसर किताबचे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ख़ास तौर से सीरत के ही जब नस्ल पर हैं। ये शख्स, ये बच्चा 200 सफ़ात की किताब नहीं पढ़ सकता, लेकिन 15-20 सफ़ात का एक किताबचा वो बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है। और वो किताबचे किसके हैं? हमारी कौम के रहनुमाओं के, हीरोज़ के हैं, हमारे हीरोज़ हैं, जिनमें हज़रत उमर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, और फिर हमारे मुल्क के हीरोज़ में रवींद्रनाथ टैगोर, नेहरू, ये ऐसे लोगों को लेकर ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है बच्चों के जहन। और उसके साथ ही साथ इतनी तवील चीज़ भी, जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ है या जिन बड़ों को बच्चों का अदब पढ़ने का शौक़ है, इसलिए कि बड़े होकर भी कुछ लोग बच्चे ही रहते हैं, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए बड़ी बड़ी किताबें। ये हमारे पास मंजूम सीरत की रिवायत तो है, ख़ास तौर से कर्नाटक में बहुत है, क्योंकि 4-5 मंजूम सीरत निगार मौजूद हैं, यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन आपने जो मंजूम सीरत लिखी है वो अपनी नौइयत की ख़ास है। इससे हटकर एक ख़ास चीज़ आप में और दूसरे फ़नकारों में जो मैंने महसूस किया वो ये है कि वो फ़नकार बोलकर बैठ जाते हैं। बहुत पहले सादी ने कहा था कि अगर घोड़े को पालना हो तो घोड़े को नदी तक ले जाकर पानी पिलाना है, फासले से नदी के बताने से घोड़ा पानी नहीं पी लेता। ये बात सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले कही थी। अमजद साहब के पास खास बात यह है कि एक तो ये अपनी तरफ से बच्चों को कुछ चीज़ देते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद उन बच्चों को साथ लेकर वो पढ़ी हुई चीज़ों की तरबियत देते हैं। ये तरबियत का पहलू जो है ये बहुत अहम है। बच्चों का अदब भी है, बच्चों की तरबियत भी है। ये हम हर साल होने वाले छोटे मोटे, ये साल में कई फंक्शंस करते हैं, ये एक नहीं है। इनके पास बड़ाए नाम ये जश्न होता है सालाना, ये आला पैमाने पर। इससे हटकर कोई मेहमान आ गया तो भी, कोई दिल्ली से आ गया तो एक नशस्त, कोई बॉम्बे से आ गया तब एक नशस्त, और वो तमाम नशस्त में गुफ्तगू होती है तो सिर्फ बच्चों के दब पर होती है।
اس لیے کہ یہ پورے دائرے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بچوں کے ادب کے ساتھ دوسری کوئی چیز نہیں رہتی. یہ خاص باتیں ان کے پاس ہیں. عمل اور قول اور فعل یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مولانا. بہت شکریہ آپ شاہ مدار صاحب. عقیل صاحب جو ہے وہ چیزیں بیان کی. اصل میں یہ ہے کہ اگر ان کی تشریح کروں تو مجھے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے کہ جو ہے جو تصنیف کے جو مختلف انہوں نے انواع گنوائے ہیں وہ ایک ایک نوعیت پر بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے تو بہت لمبا عرصہ گزرے گا. لیکن آپ نے مختصر انداز میں بہت بہترین تشریح کی ہے. لہٰذا میں اور آگے بڑھاتا ہوں اس پروگرام کو. شاد باغل کوٹی صاحب، جناب معاف کیجیے گا میں جو ہے آپ کے آگے پیچھے کچھ نہیں لگا رہا ہوں تو حضرت کو تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، اس لیے کہ شاد باغل کوٹی صاحب جب میں شکاری پور آتا تھا اس وقت جو ہے میں نے سنا ہے حضرت کے منہ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہے آپ ان کے جو ہے چیزوں کو بیان کرنے میں، وہ چاہے تصنیف کے تعلق سے ہو یا پھر ان کی زندگی کے سلسلے میں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، میں آپ کو صرف تھوڑا وقت دوں گا کہ جو ہے آپ مختصر انداز میں جو ہے صرف جو ہے آپ ادب اطفال پہ گفتگو کریں ان کا جو کام. ادب اطفال کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے آراء پیش کی ہیں. میں مزید اس پر پھر بات کرنا نہیں چاہوں گا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں حافظ صاحب کے تعلق سے کہ جس شخص کے پاس کسی کام کے کرنے کا جنون جب تک نہیں سوار ہوتا تب تک اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. اور اسکول کے زمانے سے جنونی رہے ہیں حافظ صاحب. کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیا بس ٹھان لیا، اور جب تک نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں. یہی جنون تھا ان کا. اور دوسری بات یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کئی مرتبہ کہ میں نے ان کو پڑھا، شبیر میں پڑھا، اسلام میں بھی پڑھا، سب کو پڑھا، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جب وہ خود ان کے ابا استاد، امی استاد، اور جب یہ خود استاد ہو گئے تو مکمل تجربہ ہوگا کہ بچے چاہتے ہیں. اور جب آدمی بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات. بہت صحیح کہا. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ ناظرین صاحب کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں ایسی پیدا نہیں ہوتی ہیں. جب جنون کسی چیز کو پانے کا حد سے پار کر جائے تب جا کر کے اتنا بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے، اور واقعی میں ایک کارنامہ ہے. اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی. جہاں تک اردو اطفال کے سلسلے میں جب کوئی بھی لکھے گا تو اس کا ضرور تذکرہ کرے گا. اور میں خود بھی اس پر انشاءاللہ الگ اردو ادب اطفال کے سلسلے میں اس کی جو اصناف ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ الگ اپنے پروگرام میں. اس وقت چونکہ موقع نہیں ہے، 2 مہمان اور ہیں میرے سامنے اس وقت. ایک شخصیت ہے مشہور عز الدین عزیز بیلگامی صاحب. میں ان کے آواز کا بھی مدعا ہوں ابھی سے نہیں، بلکہ جب 10 سال کا تھا اس وقت میں نے ان کی پہلی نظم جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد مشاعرے میں نے سنی تھی بھٹکل میں، میرے مصطفیٰ ہے، اور دوسرے دن پورا بھٹکل اس جو ہے نعت کو گنگنانے لگا تھا. اس حیثیت سے بھی ان کا چہرہ اور ان کا وہ فیس میرے ذہن میں جو ہے مرتب بھی ہے، اور وہ تصویر یوں ہی چھائی ہوئی ہے. میں آپ سے چونکہ حضرت کا کام بھی آپ جو ہے بہت کر چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں، آپ کو مختصر انداز میں کہنے کی عادت بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو جسے اپنا لڑکپن یاد نہ ہو. میرے دوست سردار عیار نے کہا تھا کہ کچھ دیر کھلونوں کی بستی میں مجھے لے چل، کچھ دیر کھلونوں کی بستی میں مجھے لے چل، منہ مانگی دعا دوں گا لوٹا دے میرا بادشاہ. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ 2 سال قبل ہی میں، یہ 10 سال قبل ہی میں ان کھلونوں کی بستی میں آیا تھا. یہ میرا احساس ہے. اب پھر آیا ہوں اس کھلونوں کی بستی میں، نہ صرف میں بلکہ رفعت اللہ صاحب کو بھی لایا ہوں. اور ایک بات میں نے ایک بڑے طویل مضمون میں ایک بہت ضروری بات کہی تھی، وہ میں دوہرا رہا ہوں ادب اطفال ہی کے حوالے سے. وہ مضمون سارے ہندوستان کے اخبارات میں چھپا، بیرونی ملک میں بھی چھپا اور بہت مقبول ہوا. اس کی ایک بات اگر آپ کو یاد رہ گئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے اندر ایک بچہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں نہ صرف شکاری پور کے یا شکاری پور سے باہر کے بچوں کے لیے ہے، بلکہ ہر اس بچے کے لیے ہے جو ہم میں بھی پڑھتا ہے. تو ادب اطفال صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ جا کر وہ جو لڑکپن ڈھونڈ رہے ہیں لوگ وہاں تک پہنچتا ہے. تو حفیظ کرناٹکی صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ساری دنیا کے انسانوں کو ان کا بچپن یاد دلا رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہترین تشریح ہوئی عز الدین عزیز بیلگامی صاحب. بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے دوسرے الفاظوں میں کہ
یہ صرف بچوں کے ادب تک محدود نہ رکھیں. جو آدمی 70 سال کا بوڑھا بھی ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے اندر بچہ ہوتا ہے اور اس کو بھی جو ہے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے ان تصانیف کی. یہ کہنا چاہ رہے تھے ہمارے عزالدین بیلگامی صاحب جو ہے اس وقت میرے آخری مہمان، بلکہ میں کہوں گا تو یہ شاید میرے لیے کہ صحافت میں سب سے پہلے مجھے جانے کا جو مشورہ دیے تھے وہ 2 شخصیات تھیں. ایک عزالدین عزیز صاحب اور دوسرے آفاق عالم صدیقی صاحب. اس لیے کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا مضمون تیار کیا تھا اس وقت جب شکاری پور میں تھا اور حضرت کی ہی کتاب پہ میں نے تبصرہ کیا تھا. اور اس تبصرہ کو دیکھنے کے بعد جب میں 9 کو پلک درست کرنے کے لیے سب سے پہلے عزیز بیلگامی صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے درست کیا. پھر اس کے بعد میں جو لے گیا تو ہمارے آفاق عالم صدیقی صاحب، انہوں نے چائے پیتے پیتے جو ہے صرف 3 منٹ میں پورا جو ہے نقشہ ہی بدل دیا تھا. اور میں اس کا تذکرہ بار بار اپنے ساتھیوں سے کرتا ہوں جب بھی وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بن گئے. بڑے بننے سے بڑے نہیں بنتے بلکہ اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں اور اپنے اساتذہ کو چاہے ایک پل کے لیے بھی آپ کو کیوں نہ سکھایا اس کے احسان کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. لہٰذا جو ہے میں بڑے ادب کے ساتھ آفاق عالم صدیقی صاحب کو، جنہوں نے واقعی مجھے جو ہے صحافت کی لائن بتائی اور مضمون نگاری کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ میں نے ان سے پچھڑنے کے بعد بھی ان کی تصانیف کو ان کی تحریروں کو کھوج کھوج کے پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے حضرت کی تصانیف پر وہ بہت کام کر چکے ہیں، بلکہ پہلی تصنیف سے ہی وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں. وہ بہت زیادہ بھی بول سکتے ہیں لیکن میں یہاں درخواست کروں گا کہ وہ مختصر بولے اور ان کو کبھی اسٹوڈیو میں بلا لیا جائے. کرناٹک میں بچوں کے کرناٹک کے بچوں کے ادب پر انہوں نے کام کیا ہے تو خاکہ پورا ان کے دماغ میں بہت زیادہ ہے. تو کرناٹک میں بچوں کا ادب انہوں نے کیا لکھا، اس میں کرناٹکی کا کیا مقام، وہی ان کے ذریعے لے سکتے ہیں. آفاق عالم صاحب آپ کی باری ہے. جانا ہے بچے انتظار کا. آپ سوال کرنے کا مطلب نہیں ہے. دیکھیے 80 کے بعد جتنے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے، بالخصوص ادب اطفال میں، ادب اطفال سے ان کا فائدہ ہوا. حافظ کرناٹک کی اکلوتی ایسی شخصیت ہیں جس کی وجہ سے ادب اطفال کا فائدہ ہوتا ہے. ان کی وجہ سے ادب اطفال ادب کے مین اسٹریم میں شامل ہوا. ادب اطفال سے جڑے ہوئے قلمکاروں نے یہ سمجھا کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں. ان سے پہلے لوگ یہ سمجھتے کہ میں بہت معمولی قلمکار ہوں، میری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے. انہوں نے بچوں کا ادب لکھنے والے تمام قلمکاروں کی کوئی احساس کمتری سے باہر نکالا اور یہ احساس دلایا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہی اصل کام ہے، وہی بنیاد کا کام ہے. ادب اطفال نہیں ہوگا تو پھر ادب کو سمجھے گا کون، یا آگے جو ادب ہے یا بڑوں کا جو ادب جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بنیاد ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ادب زندہ نہیں رہے گا. حافظ کرناٹکی کی ادب اطفال میں کئی اولیات ہیں جن پر نظریں جانی چاہیے. ایک تو یہ کہ حافظ کرناٹکی پہلے بچوں کے ایسے ادیب اور شاعر ہیں جنہوں نے منظوم سیرت مکمل لکھی. سیرتیں کئی لوگوں نے لکھی ہیں لیکن مکمل نہیں ہے، یہ ان کی اولیت میں شامل ہے. وہ پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے متعلق ایک الگ سے کتاب لکھی سیامستان، جس میں صرف رمضان سے متعلق نغموں کا انتخاب کیا. بچوں کے لیے حب الوطنی کی نظمیں لوگ لکھتے رہتے ہیں لیکن یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایک ضخیم کتاب ہندوستان کے نام سے پیش کیا. مطلب ان کی اولیات پر اگر آپ غور کریں تو حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ پہلے ایسے شاعر ہوں گے جنہوں نے بچوں کے لیے اتنی ساری رباعیات کہی ہیں، بلکہ رباعیات کے معاملے میں بچوں کے شاعر تو کیا، بڈھوں کے شاعر بھی کوئی ان کے سامنے نہیں لکھ سکتے ہیں. لوریاں بھی بچوں کے لیے لوگوں نے لکھی ہیں لیکن باضابطہ کتاب دینا لوریوں کی وہ بھی انہی کے حصے میں آتا ہے. اس طرح کے اور بھی کئی اولیات ہیں. ایک روایت تھی جب مولوی اسماعیل میٹھی صاحب نصابی کتابیں ترتیب دیتے تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے بہت ہی قیمتی بہت ہی فکر انگیز مضامین ہوا کرتے تھے جو وہ خود لکھتے تھے. یہ روایت تقریباً 50 سال سے اردو ادب اطفال میں ختم ہو چکا تھا. اسے بھی زندہ کرنے کا سہرا حافظ کرناٹکی کے سر ہے. انہوں نے تقریباً 300 عناوین پر بہت ہی فکر انگیز، بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع مضامین لکھے جو صدرنگ اور سبرنگ مضامین کی شکل میں ہے. یہ روایت جو بہت لوگ قریب قریب بھول چکے تھے انہوں نے اسے پھر سے زندہ کیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے سوانح نگاری، سیرت نگاری کی طرف توجہ دی. ان کے آپ دیکھیں گے کہ قومی رہنماؤں سے لے کے دینی رہنماؤں تک نہ جانے کتنی کتابیں ہیں اور نہ جانے کتنے کچھ خاکے ان کے ذہن میں. اور اس سے بھی اہم بات، عام طور پر بچوں کے لیے جو شاعر ادیب لکھتے ہیں وہ بچوں کے ادب کی تفہیم یا اس پر گفتگو یا اس پر تحقیقی نوعیت کا کوئی مضمون لکھنے سے قاصر ہے. انہوں نے تو باضابطہ ایک کتاب لکھ دی ہے، بچوں کا ادب ہماری ذمہ داری ہے. یہ کتاب بلا مبالغہ بچوں کے ادب پر جو پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی جاتی ہے اس کو آپ کہیں تو اس کا نچوڑ ہے. مطلب دریا کو کوزے میں بند کر دیا. جو لوگ 300-400 صفحے کی
थेसिस में लिखते हैं उतना सब कुछ उसमें जमा कर दिया है। कहने का मतलब ये कि इनकी अवलियात ही का सिर्फ शुमार किया जाए तो आपका काफ़ी वक्त निकल जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है आफाक आलम साहब, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बुलवाऊंगा स्टूडियो में और मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। ये इंफरादी काम इसमें क्या है, आजकल जो किताबें शाया होती हैं वो किसी सनद की चाह में होती हैं या नौकरी के गर्ज के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन आपने इतनी अभी तो कोई सनद ही नहीं मिली की है, ये सनद तो हाफिज साहब को मिल गई है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है इनको, उसकी चाह नहीं है, बिना किसी गर्ज के जो इतना काम कर रहे हैं वो मिल्लत का सच्चा दर्द है, इनमें बच्चों का सच्चा आशिक है, एक मिसाल है हमारे लिए। हम लोग किताबों में चाचा नेहरू और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की मोहब्बत को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम एक सच्ची मिसाल देखते हैं। एक जुमला हो, हाफिज कर्नाटकी बजाते खुद सनद है, उन्हें सनद की जरूरत नहीं है। उनका एक जुमला भी किसी के लिए सनद बन सकता है। इतना बड़ा काम करना बहुत ये सही है। नहीं, ये क्या बात है, डॉक्टर साहब को 2 जगह से डॉक्टरेट मिली है। अच्छा, उन डिग्रियों से इनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ है, इनसे डिग्रियों पे इजाफा हो रहा है, डिग्रियों की इज्जत में इजाफा हो रहा है। देखिए नाजरीन, हकीकत ये है कि उर्दू अदब बहुत एक लंबा मौजू है, मुख्तसर मुद्दत में नहीं बयान किया जा सकता और इसमें फिर उर्दू अतफाल के लिए हम जमा हुए हैं। असल में ये महफिल सजने वाली नहीं थी और मेरे पास वक्त नहीं होता, तो सोचा कि जब ये सारे एक ही साथ जमा हुए हैं और मेरा मौजू भी अदब से है तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने यकजा करने की कोशिश की है। लिहाजा जो है मैं हाफिज कर्नाटकी साहब को फिर दोबारा आपको दावत देता हूँ। जरूर आप आए, इस जमन आपने अपनी आंखों से देखी एक प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल भी है तो यहाँ थ्योरी भी है तो प्रैक्टिकल भी है। मेरे जितने मेरे रफ़क़ा हैं इसके अलावा भी दिल्ली से आए, फलां से आए, अदब अतफाल के जितने शोरा उतबा भी यहाँ आ चुके हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हैदर बयाबानी अच्छे अच्छे शोरा, मैं हमारी जो अदब अतफाल का जो ख़ानदान है वो मिला जुला है, मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं शरीक होता हूँ। सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, मुंबई भी जाता हूँ तो मेरी नज़में सुनता हूँ, भोपाल में जाता हूँ तो भी सुनता हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ, दुबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कुछ लोग हैं हमारे चाहने वाले वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज ज़रूरत है फेसबुक की, आज ज़रूरत है यूट्यूब की, आज ज़रूरत जितने ट्यूब भी पूरे ले लिया हूँ, सब जगह मेरी बच्चों के अदब को मैंने वहाँ पहुँचा दिया है। बस मुझे एक खूबी है कि इससे मेरा काम हो रहा है, फैल गए, जबान पर नज़में आ चुकी हैं। अब ये कहा ना ये सब ये चक्कर में मैं समझता हूँ अवार्ड मुझे अगर मिल रहा है शायद समझता हूँ कि मेरा काम खत्म हो रहा है। ये अवार्ड से मैं ना बिल्कुल मुझे तकलीफ होती, मेरे से ज़्यादा सीनियर लोग हैं, मैं तो उन लोगों को वो लोगों ने नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचाना। अदब अतफाल में मैं मुर्तज़ा साहिल को बहुत चाहता हूँ। अभी इसके अलावा मैं आखिरी में बोल रहा हूँ मुर्तज़ा साहिल इसलिए कि जिसको पढ़ता हूँ रिसाला मेरे बचपन से नूर पढ़ता हूँ, मेरे बचपन से पढ़ता हूँ, मैं उसकी कहानियाँ पढ़ता हूँ। मैंने नूर से बहुत सीखा, मजमून लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, नज़में लिखना भी उससे सीखा हूँ। इससे बढ़कर मेरे पास जुमला है। ऐसे रसाइल के जो एडिटर आज मौजूद हैं, इन लोगों को आज हिंदुस्तान में एहसास नहीं। आज इस बैनर तले आपके पास बोल रहा हूँ, इन लोगों को सामने लाइए। ऐसे लोग लिखने वालों की जो बच्चों के अदब पे वाकई लिख रहे हैं, कितनी अच्छी मौजूआत थी मालूम उनके पास। हवाई जहाज पे नज़म एक मरतबा बार बार पढ़ता रहा, क्या अल्फाज हैं, बच्चों के अदब पे काम कर रहे हैं कुछ। शुक्रिया हाफिज साहब, इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारी चीज़ें हमें सुनना है इंशाल्लाह। वक्त नहीं आपका बहुत ममनून हूँ, इस दयार में आकर आपने हमें बिल्कुल बैठने का मौका इनायत किया। मेरे इन बुजुर्ग शोरा, अदीब शोरा, इनके साथ बैठे आपने वक्त निकाला, मैं आपका ममनून। तलत साहब आप तो यहाँ रहते नहीं हैं और साहब एक बात कह दूँ कि आज जो है सोशल मीडिया की बहुत ज़रूरत है, तो सोशल मीडिया पर हाफिज साहब ने बहुत जोर दिया है। इतना छाए हुए ये 2 दिन के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर कई स्टेटों से मुझे रिपोर्ट आने लग गए हैं कि पहुंच गए हैं वहाँ। अब ये फैलते जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको दावत देता हूँ कि जब आप दोबारा आएं तो आप बेंगलुरु तशरीफ लाएं, स्टूडियो में लाएं। मैं असल में आप जाने से पहले भी आ सकते हैं। जी हाँ, जाने से पहले भी इनका अपॉइंटमेंट, इनका नंबर रखें। हाँ जी, जाने से पहले आप बेंगलुरु आ जाए, बेंगलुरु में आके मुलाकात करके इनके स्टूडियो में बैठ के पूरी आप किताबें वगैरह लाकर आपकी खिदमत को भी जो है। तो नाज़रीन मुझे यहाँ पे इजाज़त दें पूरे रूबरू टीम को और हमारे जितने भी हवा यहाँ मेहमान हैं, बल्कि मेरे अपने मेज़बान भी हैं, इन तमाम को इजाज़त दें। फिर किसी और शख्सियत के साथ रूबरू प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर मुझे और सारी टीम को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।